हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य माइस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 19 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यू एडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम अब तक लाते रहें। आज द हिंदू के 4 एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस किए जाएंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा era of war is over. Then we will discuss crisis in Caucasus. उसके बाद हम देखेंगे geopolitics without geoeconomics of fools errand. In the last we will discuss the gender pay gap, hard truths and actions needed. चलिए वन बाय वन चारों एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है एरा ऑफ वॉर इज ओवर, युद्ध का दौर खत्म हो गया है। इंडिया डिड वेल टू कॉशन व्लादिमीर पुतिन ओवर द यूक्रेन वॉर। भारत ने यूक्रेन युद्ध को लेकर व्लादिमीर पुतिन को आगाह किया। फिर से क्लियर कर देता हूं, जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट में जरूर इंगित कीजिएगा। अभी हाल में एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक समरकंद में होती है, जिसमें कई राष्ट्राध्यक्ष जो मेंबर कंट्रीज के हैं वो अपनी व्यक्तिगत मुलाकातें भी करते हैं, जिसमें सबसे हाईलाइटेड प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की व्यक्तिगत मुलाकात को माना जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन की बात करते हैं तो यूक्रेन युद्ध के बाद से एक पहला मेजर सम्मेलन, पहला मेजर इवेंट होगा जिसमें राष्ट्रपति पुतिन शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा शी जिनपिंग की बात करते हैं तो ये भी कोविड-19 के बाद पहली बार अब्रोड किसी समिट का हिस्सा बन रहे हैं, और ये एक मौका हो सकता था। प्रधानमंत्री अगर मोदी की बात करते हैं तो शी जिनपिंग से भी व्यक्तिगत मुलाकात की, क्योंकि 2020 जब से दोनों ही कंट्री के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है उसके बाद से दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई है। इसके साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पहली बार हो सकती थी, किंतु दोनों ही शीर्ष नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत मुलाकात नहीं होती। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन से जब मुलाकात इनकी होती है तब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध का दौर खत्म हो चुका है तथा शांति और संवाद ही एक लॉन्ग टर्म और स्टेबल उपाय लेकर आएगा। ऐसे बातों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहा जाता है। बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन को आगाह कर रहे थे जो ग्लोबल सिनारियो बनता जा रहा है उन सब चीज़ों पर ध्यान आकर्षण करने के लिए, विन विन सिचुएशन पूरी दुनिया के लिए क्या हो सकती है। और भारत के पास चूंकि अब एससीओ की चेयरमैनशिप आ चुकी है, अगले वर्ष का एससीओ मीटिंग जो है वो भारत में होगा। इसके साथ ही अब की G20 मीटिंग, जो G20 सम्मेलन होना है वो भी भारत में ही होगा, और दोनों ही मीटिंग पर चाइना और पाकिस्तान भी शिरकत करेगा। ऐसे में भारत के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों ही देश जिससे भारत का वर्तमान में संबंध उतने मधुर नहीं चल रहे हैं, उनको मीटिंग पे व्यक्तिगत जो भी मतभेद हैं उनको किसी भी तरीके का अवरोध नहीं बनने दे। साथ ही में चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, टेररिज्म की बात हो, कोलैबोरेशन की बात हो और वर्ल्ड पीस में कंट्रीब्यूट करने की बात हो, भारत हर तरीके से अपने रोल को निभाने के लिए तत्पर है। साथ में जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, चाहे वो एक तरफ यूएस लेड ब्लॉक हो, दूसरी तरफ रशिया चाइना लेड ब्लॉक हो, भारत सभी में हिस्सा बना हुआ है और अपनी भूमिका को आगे निभा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करेंगे क्राइसिस इन कॉकेशस। कॉकेशस में संकट। आर्मेनिया एंड अजरबैजान मस्ट वर्क आउट टू अ लास्टिंग सीज फायर। आर्मेनिया और अजरबैजान को स्थायी संघर्ष विराम पर कार्य करना चाहिए। आर्टिकल में बात हो रही है आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष में, जो कि इस पर्टिकुलर रीजन नागोर्नो कराबाख, इस रीजन को लेकर दोनों ही देशों के बीच में विवाद है। ये विवाद आज का नहीं है। विवाद की बात किया जाए, विवाद प्री सोवियत इरा का है। जब सोवियत बनता है उसके बाद से एक आर्मेनिया का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा आज़र
बाईजान के साइड में चला जाता है। और जब सोवियत टूटने के बाद जब दोनों ही देशों का जब आज़ाद होते हैं तब से इस एरिया को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। आज तक कोई भी शांति समझौता नहीं होता है। अजरबैजान जिसको टर्की बैक करता है, टर्की हथियार देता है, साथ में डिप्लोमेटिक असिस्टेंस भी देता है। वहीं आर्मेनिया की बात करें, इसको रशिया बैक करता है। रशिया और आर्मेनिया में एक समझौता भी है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें नाटो की तरीके से ही जैसा वहाँ पे क्लॉज है एक मेंबर कंट्री पर हमला पूरे ही नाटो कंट्री पर हमला माना जाएगा, उसी तरीके से रशिया और आर्मेनिया के बीच में भी ऐसा ही समझौता है। और पिछला संघर्ष जब हुआ था तब ये नेचुरली जो समझौता है ये शुरू हो जाता है और रशिया की मध्यस्थता में युद्ध विराम हो जाता है। परंतु वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो रशिया ऑलरेडी यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है और ऐसे में अभी वो मदद के लिए अवेलेबल नहीं है। हालांकि आर्मेनिया ने मदद मांगी भी थी, बट रशिया ने आर्मेनिया को किसी भी तरीके के एस्केलेशन को बढ़ाने से बचने का राय दिया है। इनडायरेक्टली रशिया अभी मदद करने की स्थिति में नहीं है, इस बात को इंगित किया है। वहीं अजरबैजान की बात करें तो बिल्कुल परफेक्ट ये टाइम हो जाता है कि जब रशिया युद्ध में फंसा हुआ है तो ऐसे में आर्मेनिया पर दबाव बनाया जा सके। बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं गैस जो प्राइस है वो भी ध्यान होगा, क्योंकि अजरबैजान में काफ़ी बड़ी मात्रा में गैस उपलब्ध है और जो पूरा जो यूरोप है वो एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है और सर्दियां जैसे जैसे नज़दीक आने वाली होंगी गैस की डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में चूंकि ऑलरेडी दुनिया एक युद्ध की विभीषिका देख रही कि किस तरीके से पूरी दुनिया के बहुत सारे देश, इवन सबसे जो मजबूत कंट्री कहलाते हैं, वो भी इकोनॉमिक क्राइसिस के मुहाने पर आकर खड़ा हो चुके हैं। ऐसे में अगर दूसरा एक युद्ध पूरी दुनिया को देखने को मिलता है तो उससे जो स्थिति है वो और ज़्यादा खराब होगी और जो पूरी ग्लोबल दुनिया में जो ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस चल रही है उसमें और ज़्यादा इजाफा होगा, इकोनॉमीज हर्ट करेंगी और जो यूरोप है इसके लिए और ज़्यादा खतरा पैदा होगा, जो कि ऑलरेडी काफ़ी गंभीर स्थिति में एनर्जी क्राइसिस को लेकर खुद को महसूस कर रहा है। इसलिए सभी पक्षों का एक ही एफर्ट होना चाहिए किस तरीके से एक स्थायी संघर्ष विराम आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में शुरू किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल के अब हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स ऑफ फूल्स एरांड। भू अर्थशास्त्र के बिना भू राजनीति एक मूर्ख का काम। इंडियाज करंट पॉलिसी ऑफ परस्यूइंग जियोपॉलिटिकल एंड्स विदाउट जियो इकोनॉमिक बैलास्ट इज अ रिग्रेसिव स्टेप। भू आर्थिक गिट्टी के बिना भू राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की भारत की वर्तमान नीति एक प्रतिगामी कदम है, अथवा भू आर्थिक गिट्टी के बिना भू राजनीतिक नींव खोखली साबित होगी और भारत यदि इस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो ये एक प्रतिगामी कदम हो सकता है। आर्टिकल में बात कही जा रही है कि भारत किस तरीके से लगातार अपनी इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। बेसिकली जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात किया जाए, इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार भारत का प्रयास है इसकी प्रेजेंस बढ़े। ऐसे में बात ये भी उठ रही है कि क्या नई दिल्ली मिस कर रहा है। उसमें बेसिकली जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट में तो भारत अपना रोल बखूबी निभा रहा है, पर जो नई दिल्ली है वो अभी भी जो पुराने समीकरण है उस पर कार्य कर रही है। जब इकोनॉमिक फ्रंट की बात आती है तो भारत आज भी कंट्री टू कंट्री जो बायलैटरल जो कोऑपरेशन होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। जो मल्टीलेटरल कॉरपोरेशन, जो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन और मल्टीलेटरल जो भी संगठन होते हैं इकोनॉमिक तौर पर, उनसे भारत अभी उतना सहज नहीं दिख रहा है। रिसेंट एग्जाम्पल की अगर बात कही जा रही है तो IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसके ट्रेड पिलर से भारत खुद को अलग कर लेता है। इसके टोटल 4 पिलर हैं: सप्लाई चेन, टैक्स एंड एंटी करप्शन, क्लीन एनर्जी और ट्रेड पिलर। भारत किससे अलग हुआ है? ट्रेड पिलर से।
ये 2 साल पहले जब RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से भी भारत खुद को अलग कर लेता है, और दोनों ही एग्रीमेंट की बात करें तो इंडो पैसिफिक के ये हार्ट में एग्रीमेंट दोनों कहलाएंगे। मोदी 1.0 की बात किया जाए तो एक्सटर्नल ट्रेड और बेसिकली जो फ्री ट्रेड नेगोशिएशन होता है इसको किस तरीके से लागू किया जाए, सरकार का ध्यान उसमें था। मोदी 2.0 की अगर बात करते हैं तो इसमें भी ज़्यादा ध्यान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बताया जा रहा है। UAE से, UK से, ऑस्ट्रेलिया से और भी दूसरे देशों से। तो बेसिकली एक क्लियर पॉलिसी इसी नज़र आ रही है कि भारत बाईलेटरल एग्रीमेंट को फेवर कर रहा है, और जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होता है उससे भारत अभी उतना सहज नहीं दिख रहा है। इस बात को एक रिग्रेसिव स्टेप कहा जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना जो इकोनॉमिकली जाइंट है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और ऐसे में बहुत सारे ऐसे मेजर ब्लॉक जहां पर भारत, जो कि आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, वो अगर गैर मौजूद रहता है तो निश्चित तौर पर जो चीन है उसका प्रभुत्व और ज़्यादा बढ़ेगा, नहीं सिर्फ उन फोरम पे बल्कि पूरे एशिया रीजन में। इसके साथ में भारत को चूंकि इस बात का भी डर है कि अगर चीन और भारत के व्यापार काफ़ी और बढ़ जाते हैं तो कोई भी अगर नेगेटिव सिनारियो आता है, ऐसे में चीन आर्थिक फ्रंट पे भारत को घेर सकता है। पर सच्चाई ये है कि भारत और चीन के बीच का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। जब बॉर्डर क्लैश होता है उसके बाद भी आज अगर कंपेयर किया जाए तो भारत और चीन का व्यापार ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की तरफ ही दिखेगा। अब चूंकि कुछ ऐसे देश हैं, पर्टिकुलरली US की बात किया जाए, चीन को लगातार काउंटर करने का प्रयास चलता है। इकोनॉमिकली उसको किस तरीके से जो उसकी पटरियों को, जो पहिए हैं उसको पटरी से कैसे उतारा जा सके, इसका भी प्रयास रहता है। और ऐसे में जो IPEF जैसा ग्रुप जो US के निर्देशन में बनता है, US उसको लीड करता है, उससे भारत जब खुद को अलग कर लेता है तो आर्टिकल में इस बात का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। आगे आर्टिकल में ये भी बात कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अगर अभी जब कोविड और उसके बाद से लगातार कंपनियां चीन से बाहर निकल रही होती हैं, पर उनका फायदा भारत को उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां भारत की जगह वियतनाम में इस्टेब्लिश होती हैं। अब चूंकि बिना एक्टिव इकोनॉमिक अगर एंगेजमेंट नहीं होगा तो भारत जो लगातार एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ रहा है वो वापस से लुक ईस्ट पॉलिसी बनकर रह जाएगी। आगे आर्टिकल में ये भी बात कहा जा रहा है कि भारत चीन की बात किया जाए तो यदि भारत इकोनॉमिकली कई सारे ग्रुप में शामिल है, मल्टीलेटरल ग्रुप का अगर मेंबर है, तो इनकेस भारत और चीन का विवाद भी होता है, इकोनॉमिक फ्रंट पे चीन भारत को घेरने का प्रयास भी करता है, तब भी भारत बच जाएगा। किंतु अगर भारत ऑलरेडी जो मल्टीलेटरल फोरम है उनका पार्ट नहीं रहेगा, तो अगर चीन कुछ ऐसी हरकत करता है तो उस समय भारत को वहाँ की कोई मदद नहीं मिल पाएगी। लास्ट में आर्टिकल में इस बात पर ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया जा रहा है कि बेसिकली जो इंडो पैसिफिक और जो क्वाड है ये सिर्फ मिलिट्री अरेंजमेंट नहीं है, मिलिट्री के अलावा जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में किस तरीके से ट्रेड इकोनॉमिक सहयोगों को बढ़ाया जा सके। ऐसे में जो नई दिल्ली है उसको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि जो उसका जियो इकोनॉमिक चॉइस है वो कितना ठीक है। अगर भारत अपनी जो भू राजनीति है अथवा जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है पूरे रीजन पर बढ़ाना चाहता है तो उसको जो मल्टीलेटरल जो फोरम होते हैं, इकोनॉमिक फोरम की बात किया जाए, वहाँ का मेंबर हो सकता है। हालांकि भारत जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जो ट्रेड पिलर है IPEF का, उससे भारत अभी तक अलग परमानेंटली भारत नहीं हुआ है, भारत अस्थायी रूप से ही अलग किया गया है, अलग हुआ है। और ये भी बात आर्टिकल में कही जा रही है कि भारत को नहीं सिर्फ IPEF बल्कि RCEP और उसके अलावा ट्रांस पैसिफिक कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP जो US लीड कर रहा है, और चाइना, माफ कीजिएगा, जहां से US CTPP से US अलग हो चुका है, चाइना एंट्री करना चाहता है, तो भारत को बेसिकली
तीनों का ही मेंबर बनना चाहिए, और अगर वर्तमान समय में तीनों का मेंबर बनना संभव नहीं है तो एटलीस्ट जहां पर चीन की मौजूदगी नहीं है वहां पर तो भारत को उसका मेंबर बनना ही चाहिए। और अगर प्रेजेंट ग्लोबल ट्रेड शेयर की बात करते हैं तो चीन का ग्लोबल ट्रेड शेयर में 15% हिस्सेदारी आती है, जबकि भारत की बात करते हैं तो मात्र 2%। ऐसे में जो वर्तमान पॉलिसी है भारत की उसमें बदलाव की ज़रूरत है, और भारत को नहीं सिर्फ जियो पॉलिटिक बल्कि जियो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी और ज़्यादा विजनरी और ज़्यादा इंगेजिंग होने की आवश्यकता है। अगले आर्टिकल में अब हम बात करेंगे द जेंडर पे गैप, हार्ड ट्रूथ्स एंड एक्शंस नीडेड। लिंग वेतन अंतर, कठोर सत्य और कार्यों की आवश्यकता है। आर्टिकल में बात कही जा रही है कि किस तरीके से जो सेक्टर्स हैं उसमें लैंगिक आधार पर वेतन विभेदन देखने को मिलता है। एसिमेट्रीज अबाउंड इन इंडियाज लेबर मार्केट एंड क्लोजिंग द गैप इज की टू अचीविंग सोशल जस्टिस फॉर वर्किंग वुमेन। भारत के श्रम बाजार में विषमताएं बहुत अधिक हैं और कामकाजी महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए अंतर को पाटना महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उन देशों में से शामिल है। हाल में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाता है। फिर भी अगर हम भारतीय बाजार की बात करें, होम कंडीशन की बात करते हैं तो काफ़ी विषमताएं देखने को मिलेंगी। पुरुष और महिला जो मेल और फीमेल लेबर उनमें, और जो अभी 18 सितंबर कल के दिन तीसरा अंतर्राष्ट्रीय इक्वल पे डे मनाया जाता है, अब इस बात को भी काफ़ी तवज्जो देने की आवश्यकता आ गई है कि आज के समय में जब कोविड के बाद से बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, आर्थिक स्थिति काफ़ी संकटग्रस्त हो चुकी है, तो अब जो फीमेल और मेल के बीच में वेज डिफरेंसेस है, इस गैप को पाटने की आवश्यकता है। सिर्फ इस गैप में या मेल फीमेल जो वेज डिफरेंसेस होता है उसमें सिर्फ जेंडर अगर सबसे बड़ा रीज़न बन रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। अब चूंकि ये भी बात आर्टिकल में आगे कही जा रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21 के हिसाब से इस बात पर कहा जा रहा है कि जो महिला और पुरुष दोनों के ही वेतन में काफ़ी विभेदन है, और कोविड के बाद से ये और ज़्यादा बढ़ता है। कुछ आंकड़ों की बात कही जा रही है। भारतीय कंडीशन में अगर देखा जाए तो 93-94 में जो वुमेन थी कंपेरेटिवली टू मेल वो 48% उनका एवरेज अर्निंग कम था। वहीं आगे चलकर 2018-19 की बात कही जाए तो ये जो अंतर है इसमें सुधार होकर ये 28% के आसपास तक कम रह जाता है। इसके बाद ये भी बात कही जा रही है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 7% गैप बढ़ जाता है 2018-19 और 20-21 में, और कई बार शैक्षणिक कारण हो सकते हैं, कई बार स्किल्स हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है वेज डिफरेंसेस का, जो कि बिल्कुल वो एक रैशनल डिफरेंसेस कहा जाएगा, उस पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं की गई हैं। किंतु अगर ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि किसी का जेंडर मेल अथवा फीमेल है तो निश्चित तौर पर वो चिंता का विषय होगा। यूएन का भी चार्टर है और आईएलओ ये भी अपने संविधान में इक्वल पे, वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू की बात करता है। भारतीय संविधान में भी बात कही गई है कि हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को जो औरतों के विरुद्ध होते हैं उनको खारिज करना चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए। साथ में जो मिनिमम वेज एक्ट 1948 में भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है, कुछ स्टेप्स की बात कही जा रही है जो इस क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा लिए गए हैं। तो उसमें 1948 के मिनिमम वेज एक्ट की बात कही जाती है। उसके बाद 1976 में इक्वल वेतन होगा, इक्वल रिम्यूनरेशन होगा, उसकी बात कही जा रही है। 2019 में लेजिस्लेटिव और कई विधानिक पक्षों पर कार्य होता है। साथ में जो वेज को लेकर
वेतन को लेकर कुछ नियम बनाया जाता है। और आगे आर्टिकल में मनरेगा जैसे स्कीम की बात कही जा रही है, जिसके आने से जो विशेष तौर पर महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। दोनों ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली से, मान लीजिए मनरेगा के तहत अगर कोई कार्यरत है तब उसको वो लाभ डायरेक्टली मिल रहा है, और अगर मान लीजिए मनरेगा में वो कार्यरत नहीं भी है तब भी इनडायरेक्टली लाभ ऐसे मिल रहा है कि जो लेबर के लिए पहले जितना भी पैसा मिलता था, चूंकि मनरेगा ऑलरेडी एक निश्चित अमाउंट पे कर रहा है, तो ऐसे में मान लीजिए किसी को अगर कोई कृषि कार्य कर रहा है या कोई अन्य कार्य कर रहा है तो किसी भी तरीके का, और उसको तब वहां पर क्या होगा, ऑलरेडी एक लेबर का जो मिनिमम जो वेतन है मनरेगा के तहत में चूंकि उसका निर्धारण कर दिया जा चुका, तो ऐसे में अब दूसरे भी जो और कार्य होंगे वहां पर भी वेतन की स्थिति पहले के मुकाबले और बढ़ेगी। इवन जो नॉर्मल लेबर होंगे उनका भी, मान लीजिए मनरेगा की तरफ नहीं, कोई प्राइवेट अगर अपने यहाँ पे काम करने को बुला रहा है तो निश्चित तौर पर जो मनरेगा में वेज मिलेगा उससे ज़्यादा ही उसको मिलेगा, क्योंकि अगर उससे कम मिलेगा तो वो वहाँ क्यों जाएगा, वो वापस मनरेगा में जाके कार्य कर लेगा। नेक्स्ट आर्टिकल में बात कही जा रही है कि जो महिलाएं हैं उनको मनरेगा से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इन सब के अलावा भारत सरकार द्वारा 2017 में जो मातृत्व अवकाश दिया जाता है, मेटर्निटी बेनिफिट, उसमें जो मैटरनिटी लीव रहता है उसके पीरियड को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया जाता है, और ये हर स्थान पर लागू होगा जहां पर 10 या 10 से अधिक वर्कर कार्यरत हैं। इन सब के बाद ये बताने का प्रयास किया गया किस तरीके से भारत सरकार द्वारा स्किल इंडिया मिशन के द्वारा जो महिलाएं हैं उनको और ज़्यादा इक्विप्ड किया जा रहा है, जिससे कि जो बाजार को जिस स्किल की आवश्यकता है वो उनको प्राप्त हो सके। बावजूद इन सारे प्रयासों को अगर इसी रफ्तार से जो डिफरेंसेस है महिला और पुरुष के जो वेज का, उस पर कार्यरत होता रहेगा तो उस जो अंतर को मिटाने में 70 साल और लगेंगे। अब जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य, उसका लक्ष्य संख्या 8 की बात करते हैं तो वो भी वेज डिफरेंस को मिटाने की बात कहता है। Achieving full and productive employment and decent work for all women and men, including for young people and persons with disability, and equal pay for work of equal value, 2030 तक इस अंतर को समापन करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इक्वल पे इंटरनेशनल कोअलिशन IPEPIC इपिक, इस संस्था की अगर जब बात कही जा रही है तो 2017 में इसको लॉन्च किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ILO के दिशा निर्देशन में ये लक्ष्य को लॉन्च किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन वुमेन एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD और ILO, इसमें प्रयास किया जा रहा है किस तरीके से महिलाओं में विशेष तौर पर, चूंकि कोविड बहुत बड़ा अंतर इसलिए भी डाल पाता है क्योंकि जब कोविड होता है तो परिवार में महिलाओं की आवश्यकता अथवा उनका उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको समझौता अपने कार्य से करना पड़ता है। बहुत लोग परिवार को वरीयता देते हैं, नौकरी छोड़ दिए हैं। कई माताएं बच्चों की देखभाल के लिए उनका नौकरी छूट जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब बच्चा या मातृत्व दौर से जब गुजरती हैं, बच्चे छोटे होते हैं अथवा बच्चे होने वाले होते हैं, ऐसे में भी कार्यस्थल पर उसी रफ्तार से कार्य करना संभव नहीं हो पाता। उसमें कई बार महिलाओं को परिवार के आगे अपने करियर से समझौता करना पड़ता है। तो ऐसे में जब सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात होगी वर्किंग वुमेन के लिए, तो जो इकोनॉमिक फ्रंट पर उनको और ज़्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता आएगी। साथ में जो वेज है, महिला और पुरुष का जो वेतन है, उनके बीच का जो अंतर है उसको समाप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं सिर्फ इससे जो महिला है, जो स्त्री है, उसका सशक्तिकरण होगा, बल्कि पूरे राष्ट्र का भी सशक्तिकरण होगा। दोस्तों, आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।